morning to all of you. Myself, Dr. Saeed, your economist, sir, brother, एक बार कंफर्म करके बताएंगे कि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? आवाज़ पहुँच रही है? वॉइस कंफर्म करेंगे, देन वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, प्लीज़ वॉइस कंफर्म करें. वॉइस इज़ ओके? इट्स ऑडिबल और नॉट? प्लीज़ वॉइस कंफर्म करें. वॉइस क्लियर? गुड मॉर्निंग निवेदिता. Is it okay? Voice clear? Not audible? Thank you. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉलन के अंदर दो चीज़ें और बचती है. एक आपका है फेज रिलेशनशिप है आपका, और नेक्स्ट आपका है प्रेसिडेंसी ऑर्डर. अब तक जो आपने कर लिया कॉलन के अंदर, अगर मैं डेप्थ क्लासिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा? डिवाइसेस, याद रहेगा आपको. सेकंड नंबर पर आपने पढ़ा राउंड्स एंड लेवल्स. तीसरे नंबर पर आपने क्या पढ़ा? सिस्टम एंड स्पेशल. चौथे नंबर पे आपने कॉमन आइसोलेट्स. पांचवें नंबर पे आपने कैनोनिकल क्लासेस. छठे नंबर पे आपने अपूपा. समझ गए? सातवें नंबर पे फेज रिलेशनशिप है और आठवें नंबर पे प्रेसिडेंसी ऑर्डर. याद रहेगा? इज इट ओके? ये सब चीजें, ये हर एक चीज जो है क्वेश्चन बनाती है आपको. समझ गए आप? तो इसलिए आपको क्वेश्चन है कम से कम कॉलम के अंदर आप मान के चलें 8 से 10 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो वो आपके बन सकते हैं. ठीक है, एक एक करके बात करते हैं. पहला फेज रिलेशनशिप है, देन उसके बाद प्रेसिडेंसी ऑर्डर. दोनों के बारे में जो है हम अलग अलग तरीके से बात करते हैं जी. ठीक है. सो देखिए, फेज रिलेशनशिप मैंने जब क्लास शुरुआत हुई थी मैंने आपको तब भी फेज रिलेशनशिप के बारे में आपको बताया था, और वहाँ आपको चीज़ें याद होगी कि फेज रिलेशनशिप सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड में भी काम आता है. सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड मैंने आपको बताया था, रंगनाथन ने बताया कि विषयों का निर्माण आमतौर पे किस प्रकार से हुआ. उसमें से एक तरीका बताया था लूज असेंबलीज, एक था लैमिनेशन, एक आपका फ्यूजन है, एक आपका फिशन. इन चारों में से कौन से प्रकार के विषय निर्माण विधि के अंदर जो हमने फेज रिलेशनशिप पढ़ा था? लूज असेंबलीज. जब लूज असेंबलीज की बात करते हैं तो वहां पर लूज असेंबलीज के अंदर मिलता है. सो फर्स्ट आपका लूज असेंबलीज, और लूज असेंबलीज में आपको फेज रिलेशनशिप वहां पर बताया गया कि जब एक से अधिक विचारधाराएं हो, एक से अधिक दृष्टिकोण हो, तो उनमें से हम दोनों को जब लेकर चलते हैं तो उनमें से किसको प्रेफरेंस देनी है, किससे काम करना है, तो फेज रिलेशनशिप वहां पर काम में लिया. फेज रिलेशनशिप अगर देखें कॉलन के छठे संस्करण की हम लोग बात करते हैं तो छठे संस्करण में फेज रिलेशनशिप के 3 तो लेवल बता रखे हैं और 5 तरह के संबंध. बात शुरुआत होती है जब एक से अधिक विचारधाराएं हो, तो झगड़ा तभी प्रारंभ होगा ना जब एक से अधिक है. तो जहां कंफ्यूजन की स्थिति हो वहां फेज रिलेशनशिप का काम है, जहां कंफ्यूजन की स्थिति नहीं हो वहां फेज रिलेशनशिप का काम ही नहीं. फेज यानी कि दशा, दशा एक से अधिक होगी, हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कहां जाना है. तब वहां पर निर्णय लेने की आवश्यकता हो तब काम करते हैं. तो बहुत छोटी सी बात है, हालांकि मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी आपको कहा था क्लासिफिकेशन में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें
एक छोटी सी किताब है, किताब के ऊपर ये दो पैटर्न एग्जाम्पल है जिससे फेज रिलेशनशिप को हम समझते हैं। किताब के ऊपर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर्स। क्या लिखा हुआ किताब के ऊपर? मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। ये आप लाइब्रेरी ने आपके सामने किताब है, मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर लिखा हुआ। आपको उसका क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करना मतलब इसको किसी एक निर्धारित क्लास में रखना है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो आप इसको मैथमेटिक्स में रखोगे या आप इसको इंजीनियरिंग में रखोगे। क्लियर? मैथमेटिक्स भी मेन क्लास है और इंजीनियरिंग भी मेन क्लास है। किताब अगर आपके पास है तो किसी एक क्लास में तो जाएगी, वो लाइब्रेरी में कहीं तो रखनी पड़ेगी। आपको डिसीजन लेना है कि इसको आपको मैथमेटिक्स में रखना है या आपको इंजीनियरिंग में रखना है। अगर आप गलत रख देंगे किताब को तो फिर वो क्लासिफिकेशन का अर्थ नहीं रहता। तो आपको कुल मिला के किताब को एक सही जगह पर आपको रखना है, चाहे आप उसको मैथमेटिक्स में रखें चाहे आप इंजीनियरिंग में रखें। तो आप क्या करेंगे, इसको कहाँ जाएगी किताब, आप अपने विवेक से बताइए कहाँ जाएगी ये, क्यों जाएगी? क्योंकि मैथमेटिक्स किताब किसकी है, किताब के अंदर किसका सूत्र लिखे हुए हैं, मैथमेटिक्स से। सब्जेक्ट क्या है उसके अंदर, मैथमेटिक्स। तो सब्जेक्ट, और हम क्लासिफिकेशन किसके आधार पर करते हैं, विषय आधार पर। जिस किताब का जो विषय है उसको विषय के आधार पर हम क्लासिफाई करके रख देते हैं। लेकिन ये किताब जो मैथमेटिक्स की है, जिसके अंदर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले है, उसके अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंटेंट, विषय वस्तु या सामग्री जो है उस पुस्तक के अंदर वो गणित विषय की है। लेकिन फिर भी हम इसको कहाँ रख रहे हैं, हम इंजीनियरिंग में रख रहे हैं। क्यों? रंगनाथन ने ये कहा कि अगर पुस्तक और पाठक में से अगर बात की जाए तो पुस्तक और पाठक में से प्रेफरेंस किसको मिलेगी, पाठक को। पाठक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारा ग्राहक है और हमें उसी को सामग्री देनी है और उसको हम लोग अच्छी बेहतर न्यूनतम समय में अच्छी और बेहतर सामग्री दें, इसी के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हम क्लासिफिकेशन जो है विषय के आधार पर कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप कर क्या रहे हैं, बेसिकली आप सब्जेक्ट के आधार पर चीजों को बांट रहे हैं, लेकिन आपको सर्विसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट। रंगनाथन की त्रिमूर्ति अवधारणा मैंने आपको बताई थी, तीन चीजें, सबसे पहले पाठक है, देन पुस्तक है, फिर उसके बाद कर्मचारी। पाठक और पुस्तक में से बात करेंगे तो पहले कौन है, पाठक को ध्यान में रखना है, यूजर को ध्यान में, और यूजर के लिए हमने सारे काम किया है, इसलिए हम लोग करेंगे। तो अगर किताब के ऊपर लिखा हुआ मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर, यानी कि है तो इसके अंदर गणित के सूत्र है, फॉर्मूले है, लेकिन इसकी मेन क्लास क्या है, इंजीनियर। इंजीनियरिंग में रखोगे तभी इंजीनियर्स लोग जो है, जो स्टूडेंट जो है, जो इंजीनियरिंग क्लास से है, वो उस किताब को ढूंढ लेंगे, उन तक ये किताब पहुंच जाएगी, वो पढ़ पाएंगे। अगर आपने किताब नॉर्मली मैथमेटिक्स में रख दी तो वो किताब मैथमेटिक्स में रह जाएगी, तो इंजीनियरिंग वाला बच्चा मैथमेटिक्स में आके उसको ढूंढ नहीं पाएगा जिस उद्देश्य से किताब लिखी है। तो ये एक एग्जाम्पल है जहां पर कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि देखा जाए तो इसके अंदर दो मेन क्लासेस है, दोनों के बीच में एक प्रकार का संबंध है। एक मेन क्लास मैथमेटिक्स है, एक इंजीनियरिंग है, उन दोनों क्लास के बीच में संबंध है कि मैथमेटिक्स तो है लेकिन वो बायस्ड है किसके लिए, इंजीनियरिंग के। उस क्लास का, एक क्लास का दूसरी क्लास के प्रति झुकाव दिख रहा है आपको, है ना? ये रिलेशन हो गया। रंगनाथन का ऐसे तो बहुत सारा रिलेशन है, दो क्लासेस के बीच में तुलना हो रही हो, कंपेरिजन, दोनों क्लास के बीच में अंतर हो रहा हो, डिफरेंस, दोनों क्लास को समान महत्व दिया गया, जनरल, एक का प्रभाव दूसरे पर, इन्फ्लुएंस। तो रंगनाथन का इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पांच तरह के रिलेशन मिलते हैं, जहां पर जनरल सामान्य भी मिलता है, बायस भी मिलता है, कंपेरिजन भी होता है, डिफरेंस भी होता है, इन्फ्लुएंस होता है। ये पांच तरह के रिलेशन रंगनाथन ने बताया। रंगनाथन के शिष्यों ने तो 6 बताए, छठा और बताया, टूल बताया 7वें संस्करण में, लेकिन रंगनाथन ने कितने रिलेशन बताए, 5 ही संबंध बताए और 5 संबंधों का लेवल बताया। तो 3 तरह के लेवल है। पहला आपका इंट्रा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद इंट्रा फैसेट है, उसके बाद क्या, इंट्रा अरे है। 3 अलग अलग तरह के लेवल्स बताए। लेवल्स का मतलब ये कि जब मेन क्लासेस अलग अलग हो, फर्स्ट लेवल इंट्रा फैसेट। जब मेन क्लास एक ही हो और उसके अंदर 2 फैसेट्स हो तो इंट्रा फैसेट, और जब फैसेट भी एक ही हो और फैसेट के भी 2 आइसोलेट हो तो इंट्रा अरे कहलाएगा। ओके, हो गई थी। इसको टेबल से दिखाया है और टेबल दिखाने के बाद रंगनाथन कहा कि फर्स्ट फेज को पहचाने, सेकंड को पहचाना, बीच में दोनों के बीच में जीरो लगाए और फिर ए से लेकर बाई तक का जो संबंध है वो लगाए। जीरो इसलिए लगाना है कि जीरो नहीं लगाओगे तो फिर वो कॉमन आइसोलेट, उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ गए? अभी आपने कॉमन आइसोलेट देखे ना, कॉमन आइसोलेट में भी क्या था, ये थे स्मॉल ए बी सी डी, ऐसे लगा था, एफ एटलस लगाया आपने, डिक्शनरी का आपने के लगाया, लगाया ना सारे। तो ये चीजें आपने वहां पर काम में ली, इनको अब यहाँ पर भी काम में ले रहे। अगर ये अल्फाबेट छोटे छोटे यहाँ पर भी काम में ले रहे आप, अगर इनको यहाँ पर भी काम मिलेंगे और वहां पर भी काम मिलेंगे तो फर्क है। तो इसलिए फर्क है, आप उनको क्या लगाए, अगर फेज रिलेशनशिप बना रहे तो आप क्या करें, उसको जीरो के साथ जोड़े ताकि देखते ही पता चल जाए फेज रिलेशनशिप है, और नहीं है तो फिर वो कॉमन आइसोलेट जीरो के। कोशिश तो ये की कि जो कॉमन आइसोलेट्स में काम में लिए गए उनको यहाँ पर काम में नहीं लिए जाए, लेकिन फिर भी
फर्क साफ साफ दिखे, इसलिए आप जीरो के साथ काम मिलेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, देखिए फेज रिलेशनशिप के अंदर क्या दे रखा है। कुल मिलाकर फेज रिलेशनशिप का मतलब है, आप देखें इसको, सबसे पहले फेज रिलेशनशिप यानी कि दशा संबंध की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि दशाएं हैं अलग अलग प्रकार की, और जहां आपको निर्णय लेने की आवश्यकता होती है उसके अंदर हम लोग काम में लेते हैं। दशा संबंध लिखा है यहाँ पर, किसी विषय का अन्य विषय के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए रंगनाथन ने द्विबिंदु वर्गीकरण में दशा संबंध का प्रावधान किया है। समझे, एक का किसी दूसरे के संदर्भ में, इसके अंतर्गत मूल रूप से 3 स्तर में 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मूल रूप से 3 स्तर, यानी कि 3 अलग अलग लेवल है, उसमें कितने 5 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कौन कौन से देखें, अब टेबल दिखती है आपको, इधर ओके, टेबल आपको साफ साफ दिख रही है यहाँ पर, टेबल के अंदर देखेंगे आप, आपको मिल जाएगा टेबल के अंदर, देख लो इजीली। यहाँ पर कुल मिला के दिख रहा कितने, जनरल, बायस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस, याद तो हो जाएगा आपको। मैंने ये क्लास जब मैं सब्जेक्ट फॉर्मेशन मेथड पढ़ा था तब भी हमने की थी इसको, तो वहां पर हमने बात करी थी इसके अंदर। तो लिखा हुआ ए मतलब क्या रखा, यानी कि अगर एक ही मेन क्लास है, फर्क समझेंगे इसके अंदर, बहुत ईजी है। कोई भी टाइटल दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी मेन क्लास दो अलग अलग दे रखा है ना, दोनों मेन क्लास, जैसे मान लीजिए एक आपकी फिलोसॉफी है आपकी, है ना, और दूसरी कौन सी आपकी रिलीजन क्लास, दोनों मेन क्लासेस अलग अलग है। अगर दोनों मेन क्लास अलग है तो क्या कहेंगे, कौन सा काम आएगा आपका, बस ये वाला कॉलम काम आएगा। जब मेन क्लास एक ही है उसके अंदर अलग क्या अलग अलग है, फैसेट, तो फिर क्या आएगा, ये फैसेट समझते हैं, PMEST। फिर PMEST में से जैसे P हो गया और उसी के अंदर हो तो फिर क्या हो जाएगा, ये समझ गए, 2 P हो गए, 2 M हो गए, 2 E हो गए, उसके अंदर तो फिर ये आएगा, जीरो के, तो तीनों के अंदर ये, तो लेवल से तीनों, तो ये लेवल 1 है, लेवल 2 है आपका, और ये लेवल कौन सा है, 3। तो 1 2 3 तो लेवल हो गए, और संबंध कितने, 1 2 3 4 5 संबंध। पहला संबंध क्या है आपका, सामान्य, जिसमें किसी को प्राथमिकता नहीं दी गई है, बराबर है, जो पहले आएगा उसको पहले लिख देंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, सेकंड क्या है आपका, बायस, किसी एक की तरफ झुकाव है, क्या आएगा, संबंध बी। ए सामान्य है, बी मतलब बायस्ड है, सी से कंपैरिजन है, डी से डिफरेंस है, और जी से क्या आपका, तो पहला पहचानना है, दूसरा फेस पहचानना है, ए से लेकर कहां तक जा रहा है, हम नीचे वाई तक जा रहे हैं, तो ए से लेकर वाई तक आएगा, और जोड़ोगे किसके साथ, इसको क्लियर बनाते हैं, कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द फेज रिलेशन, आपको दिख रहा है, दोनों पहचान के आप लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है क्या रखा, केवल एग्जांपल को आप समझे, क्या रखा, रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड रिलीजन। ठीक है, फिलोसॉफी रिलीजन, फिलोसॉफी रिलीजन, रिलीजन मतलब क्यों, फिलोसॉफी मतलब हाँ, क्या देखा, रिलेशन बिटवीन, किसी को प्राथमिकता नहीं है, दोनों बराबर है। पहले कौन सा आ रहा है, PQR, QR अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, QR आएगा, संबंध सामान्य है, किसके साथ जुड़ेगा, ये बन गया इसका क्लास, ये क्लास नंबर, ये लोग कैसे बना वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट अगला एग्जांपल आपके सामने क्या लिखा हुआ, साइकोलॉजी फॉर, साइकोलॉजी है किसके लिए, लॉयर्स के लिए, साइकोलॉजी दे रखा है यहाँ पर, क्या देखा, फॉर लॉयर्स दे रखा है। ठीक है, देखो साइकोलॉजी, यहाँ पर साइकोलॉजी फॉर लॉयर्स है, साइकोलॉजी यहाँ पर अगर ऑफ है, यहाँ दो चीजें हो सकती है, एक हो सकता है ऑफ हो सकता है, एक फोर हो सकता है, ये टाइटल गलत है, ये नहीं बनेगा ना, तो करेक्ट कर लीजिए आप, टाइटल क्या बनेगा, फॉर लॉयर्स है, तो प्राथमिकता किसको मिल रही है, लॉयर्स को, तो यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा, जेड 0 B, और क्या आएगा, एस आएगा, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह ऑफ आएगा। अगर 4 होता, ठीक है, यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ का टाइटल है ना, साइकोलॉजी ऑफ लॉयर होता तो सही होता, और 4 होता तो वो बनेगा, यानी कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको वापस से। देखिए यहाँ एक टाइटल है साइकोलॉजी फॉर लॉयर्स, इसका क्या बनेगा, इसका जो टाइटल बनेगा क्या बनेगा, Z0B, तो क्या बनेगा, S। ठीक है, साइकोलॉजी फॉर लॉयर्स, अगर ऑफ होता 4 की जगह क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ लॉयर्स होता, तो फिर ये वाला टाइटल सही, समझे आप, दोनों में अंतर है। साइकोलॉजी फॉर लॉयर्स यानी कि लॉयर्स के लिए, तो लॉयर को प्राथमिकता है तो पहले लॉयर का नंबर आएगा, वही हो गया मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियर। ठीक है, 4 है तो उसको प्राथमिकता मिलेगी, तो यहाँ आप इसको करेक्शन कर लीजिए, या तो 4 को आप ऑफ कर दीजिए तो सही हो जाएगा टाइटल,
अगर 4 करेंगे तो टाइटल आपका ये, ठीक है। क्यों पहले क्यों नहीं, क्यों इसलिए क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, फिजिक्स, फिजिक्स कंपेयर टू मैथमेटिक्स। फिजिक्स की तुलना हो रही है किससे, किताब फिजिक्स की, ठीक है ना, किताब फिजिक्स की, तो फिजिक्स अपन पहले लिखेंगे, कंपैरिजन में क्या जाएगा सी, और मैथमेटिक्स का ओके, फिजिक्स कंपेयर टू मैथमेटिक्स लिख दिया आपने। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री का नंबर है वी, पॉलिटिकल साइंस का नंबर है डब्ल्यू, तो वी पहले आ रहा था इसलिए हमने वी पहले लिखा, डी का मैंने डिफरेंस लगा दिया, बन गया नंबर। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग, किसका इन्फ्लुएंस है, किस पर, इंजीनियरिंग पे, यानी किताब किसकी है, किताब इंजीनियरिंग की है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग, किताब इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग पहले आएगा, तो लगाया डी, जीरो इन्फ्लुएंस का लगाया जी, और एफ लगाया अपन ने टेक्नोलॉजी, डी ओ जी एफ, ये आपका नंबर। समझ में आ रहे हैं सारे नंबर, क्या लगाया यहाँ पर, इसमें ए लगाया, यहाँ पर बी लगाया, यहाँ पर सी लगाया, यहाँ पर डी लगाया जी, तो टी डी जी, सारे एग्जाम्पल दे दिए मैंने आपको। फर्स्ट कॉलम, जहां पर दोनों मुख्य वर्ग अलग अलग है, दो मेन क्लासेस की बात हो रही है। पहले यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फिलोसॉफी रिलीजन की बात हो रही है, साइकोलॉजी और लॉ की बात हो रही है, यहाँ पर फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बात हो रही है, दोनों मेन क्लास अलग अलग है। अब मेन क्लास एक ही हो और उसके अंदर संबंध हो, फिर आप सेकंड वाला कॉलम काम करें, यानी कि ए बी सी डी जी वाला नहीं है, फिर क्या रहा, जे के एम एन आर, लिखा हो ना जे के एम एन आर, अब जे के एम एन आर वाला काम है। सेकंड एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। अब ये होता क्या है, इसके अंदर ये कैसे बना मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए टाइटल बना जैनिज्म बुद्धिज्म, तो लिखा हुआ जैनिज्म और बुद्धिज्म, मेन क्लास क्या है, एक ही मेन क्लास है। अब मेन क्लास के दो फैसेट के बीच में संबंध है, तो मेन क्लास तो एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म। जैनिज्म का नंबर देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर Q3 मिलेगा, बुद्धिज्म का नंबर क्या मिलेगा, Q4 मिलेगा, ठीक है, एक ही मेन क्लास। अब जैनिज्म बुद्धिज्म के बीच में रिलेशन है, तो Q3 और Q4 के बीच में, तो एक लिखा मैंने Q3 लिखा, एक मैंने लिखा यहाँ पर Q4, दोनों के बीच रिलेशन बिटवीन, सामान्य संबंध क्या होगा, जे किससे जुड़ेगा, जीरो से, तो बन गया क्लास नंबर। लेकिन यहाँ पर Q क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा था, हम इसको काट देंगे, क्या लिखेंगे आप, Q3 0 J, और फिर क्या लिखा मैंने 4, ये नंबर बन, समझे, वापस से क्यों लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्लास नंबर जितना हो उतना छोटा बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अ कंपैरेटिव स्टडी। यहां पर क्या था, यहां पर रिलेशन क्या था, पहले में क्या था, सामान्य संबंध था, लेकिन अब क्या आ गया, तो मैंने लिखा ना जे के एम एन आर, तो जे के एम एन आर, तो जनरल बायस कंपैरिजन, कंपैरिजन में क्या आएगा, अपने क्या काम में लेना है यहाँ पे, ओके, बन गया नंबर, ये भी हमने क्या बना, उसी के अंदर में क्या हो रहा है, अगर रिलेशन चेंज होगा तो नंबर आपको इस प्रकार से चेंज। नेक्स्ट एक और एग्जांपल क्या लिखा हुआ, इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू रिलीजन ऑन जैनिज्म, ठीक है, क्या रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू रिलीजन ऑन जैनिज्म, जैनिज्म, तो इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू रिलीजन ऑन जैनिज्म, जैनिज्म को प्राथमिकता है, हाँ, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ इंजीनियरिंग ऑन टेक्नोलॉजी, इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंजीनियरिंग, ऑन इंजीनियरिंग तो इंजीनियर को अपने पहले लिखा, इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू रिलीजन ऑन जैनिज्म, तो जैनिज्म पहले आएगा, तो इन्फ्लुएंस के केस में ही होता है, जो बाद में होता है वो तो अपन पहले लिखते हैं, जैनिज्म को हमने पहले लिखा,
जेनिस का नंबर कितना है Q3, इन्फ्लुएंस का JKMNR लास्ट वाला आएगा R, और वहां पे Q2, हिंदू का नंबर क्या है Q2 है, तो वहां मैंने 2 ले खाली, क्यों हटा दिया एग्जाम्पल से। इसी प्रकार से एग्जाम्पल देखेंगे, दिखा आपका। अब ये उसके अंदर भी और आगे चले गए हम, समझ गए। तो इंट्रा अरे हो गया। पहले तो हमने कहा जैसे अलग अलग था, फिलोसॉफी अलग था, रिलीजन अलग था, फिर हमने हटा दिया, फिर रिलीजन में आ गए। रिलीजन में भी जैनिज्म बुद्धिज्म ये कर रहे थे, अब उसमें भी हम लोग एक जैनिज्म में भी जैसे अगर एक ही में आए थे, जैनिज्म को लेके हम लोग श्वेतांबर और दिगंबर में आ जाए, हमने इस्लामिक को लेके उसी के अंदर हम लोग शिया सुन्नी वहां भी उसके अंदर आ गए, तो उसके अंदर भी दो पंथ हो गए, तो वो अरे है, वो तीसरा लेवल है, आप समझ गए। तो वहां पर तो तीसरा लेवल क्या हो गया, क्या लिखा हुआ रिलेशन बिटवीन सुन्नी और वहाबी। अब सुन्नी और वहाबी की बात करते हैं तो सुन्नी और वहाबी के अंदर क्या होता है, एक का नंबर तो क्या है आपका, ये आपका Q71 है, और एक का नंबर क्या Q77, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन सुन्नी और वहाबी, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया Q71, यहाँ पर Q77 रिलेशन लगाएंगे तो क्या हो गया, पहला क्या है आपका ABCDG, तो आगे क्या है JKMNR, और ये TUVWY, ये याद कर लेना आप, क्योंकि कुछ भी पूछे, एक बार ये सवाल आया कि इसको इसको चार चेंज कर दिया, आप समझ गए, आप JKMNR JKRMN, समझ गए, वैसे चार इसमें पूछ दिया, इसमें सही क्रम क्या होगा, ठीक है। तो बार बार काम में लेते हैं तो याद होना चाहिए। तो ए बी पहला तो याद हो जाएगा, ये तो इजी है, क्या है आपका ए जनरल, बी बायस, सी कंपैरिजन, डी और जी, ये तो याद हो जाएगा। ये मैंने बार बार बोला, आप वापस बोलोगे JKMNR JKMNR, याद हो जाएगा JKMNR, ठीक है। लास्ट वाला क्या है TUVWY, TUVWY, कैसे भी आप याद कर लो उसको, अपना एक सवाल हो जाएगा अगर एग्जाम में आता है तो ये, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, रिलेशन बिटवीन, अब सुन्नी और वाबी, तो सुन्नी और वाबी का लेवल तो ये वाला है, समझ गए आप, जैनिज्म बुद्धिज्म का लेवल ये वाला है, और फिलोसफी रिलीजन का लेवल ये वाला है। तो इंट्रा सब्जेक्ट है, इंट्रा फैसेट है, और इंट्रा अरे है, याद आ जाएगा। ये वाला लेवल आप लोग, अब इसके सुन्नी और वाबी निकलेगा। सामान्य, सामान्य का मतलब पहला रिलेशन है सामान्य, किसके साथ जुड़ेगा, जो पार्ट कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा है, हटा दिया तो क्या बनेगा Q710T, बन गया, ये नंबर बनेगा, ठीक है, क्लियर, ऐसे आपको बनाना है, ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक और, इन्फ्लुएंस लव ऑन इमोशन, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पर साइकोलॉजी के अंदर मिलेगा, साइकोलॉजी के अंदर। तो इन्फ्लुएंस ऑफ लव ऑन इमोशन, तो इमोशन का नंबर क्या मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा 5-2, और लव का नंबर 5, तो 5-2 और 5-5 में से क्या हो गया, वहां पर हमने यहाँ पर कर दिया, 5-2 में से वापस 5 कट जाएगा, ये बन जाएगा। तो यहाँ पर ये नंबर कैसे बना है मैं आपको बता दूं, ये दोनों एनर्जी है, लव भी है इमोशन भी, एनर्जी फर्स्ट में आएगा। यहाँ पर मिलेगा आपको क्या मिलेगा, ये 5-5 में मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा 5-2। पहले क्या करेंगे अपन, 5-2 कहाँ मिलेंगे, मैंने बनाया एस, यानी ये क्या एनर्जी, एनर्जी पहले क्या आएगा 5-2, क्या लिखा इन्फ्लुएंस, तो क्या लिखा था TUVWY, वाई लास्ट में इन्फ्लुएंस का क्या है, तो जीरो के साथ क्या आएगा, जीरो के साथ आप क्या करेंगे इसको, जीरो के साथ वाई, जीरो के साथ वाई गया। अब वापस क्या करेंगे आप यहाँ पर, ये 5-5 था ना, 5-5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, आप समझ गए, 5 वापस कट जाएगा, ये आपको बता दिए आपका, ये भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल, दिस इज क्या लिखा, डिफरेंस बिटवीन श्वेतांबर एंड Q31 और Q32, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस करेंगे तो TUVWY, डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है, इज इट ओके। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट, प्रेसिडेंसी ऑर्डर, ये अंतिम शीर्षक है आपका फलन का, प्रेसिडेंसी ऑर्डर, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वरीयता क्रम की बात।
प्रेसिडेंसी ऑर्डर का मतलब वरीयता क्रम। वरीयता क्रम जब क्लासिफिकेशन करते हैं आप, क्लासिफिकेशन के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या आती है, वो ये आती है कि अगर दो चीजें आ जाए तो पहले किसको रखें। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे, हमने फेज रिलेशनशिप की, हमने बोला कि भाई दो चीजें आए क्या करें, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया रंगनाथन ने, और ये क्लासिफिकेशन कहा कि कई बार दो चीजें हो तो पहले किसे रखना है। पहले किसे रखने के लिए रंगनाथन ने 4 प्रिंसिपल्स दिए, 4 सिद्धांत, जिसको हम लोग बोलते हैं फैसेट सीक्वेंस कहते हैं। फैसेट्स दिए, फैसेट का मतलब है पी है, एम है, ई है, एस है, टी है। तो पी एम एस टी की बात करते हैं, तो अगर इसमें से 2 पी आ जाए तो क्या करना है, पहले किसको रखना। कई बार ऐसे भी होता है अगर नहीं भी है तब भी रखना हो, नहीं भी है तब भी। जैसे मान लीजिए एनर्जी की बात करूं, तो अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था, एनर्जी के अंदर मैंने आपको 2 राउंड बताया, एनर्जी का फर्स्ट राउंड, एनर्जी का सेकंड राउंड। ध्यान है, आंखों की बीमारी का इलाज बताया था आपने। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि बीमारी पहले है और इलाज बाद में। आपने बनाया था कॉलन 4 कॉलन 6, 2 बार एनर्जी। रंगनाथन ने कहा कि अगर मान लीजिए इलाज दे रखा और बीमारी का नंबर नहीं दे रखा तो क्या फर्क पड़ता है, आपको बीमारी का नंबर भी लगाना है, अगर नहीं दे रखा तब भी लगाना है। समझे आप, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो किताब कहीं और चली जाएगी। छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, तब भी लगाओ, क्योंकि लगाओगे तो ही काम चलेगा। तो रंगनाथन ने इसके लिए 4 सूत्र दिए, चारों सूत्रों को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको बात अपना समझ में। एक प्रिंसिपल इसको हम बोलते हैं वॉल पिक्चर, एक है आपका काउ काफ, एक है आपका होल ऑर्गन, और चौथा है आपका एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ठीक है, नाम थोड़ा सा टिपिकल है, कई बार याद होता है, कई बार नहीं भी होता है। इसी में 4 बार घुमा के पूछ रहे हैं तब भी हमें पता होना चाहिए क्या नाम पूछेगा, क्या नाम सही। ओके, 4 चीजें, चारों प्रिंसिपल्स के बारे में, मतलब चारों वरीयता क्रम की बात करते हैं, प्रेसिडेंसी ऑर्डर की बात करते हैं। तो प्रेसिडेंसी ऑर्डर हम लोग लगाते हैं, उसका काम तो सूत्र है, इनको काम में लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंसी ऑर्डर है, क्या लिखा हुआ। कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रंगनाथन ने मुख्य वर्गों के अंदर एक से अधिक फैसेट पक्ष के शीर्षक में उपस्थित होने पर वरीयता क्रम निर्धारित करने के लिए 4 प्रमुख सूत्र सिद्धांत के रूप में दिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं और इसके एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। दिख रहे हैं कौन कौन से। पहला नाम वॉल पिक्चर है, होल ऑर्गन है, काउ काफ है, और एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल। ठीक है, समझते हैं एक एक करके। पहला क्या दे रखा है आपका, इट इज फर्स्ट पढ़ेंगे वॉल पिक्चर। वॉल पिक्चर का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। वॉल और पिक्चर, एक वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार, और पिक्चर उस पर लगा हुआ चित्र। जब आमतौर पे अमूमन आप देखते हो तो आपको दीवार नजर नहीं आती, क्या नजर आता है आपको, आपको केवल पिक्चर नजर आती है, चित्र नजर आता है। लेकिन अगर वो दीवार नहीं होती तो क्या वो चित्र हो सकता था, उसका आधार तो दीवार ही। रंगनाथन ने जो बात कही वो एज इट इज समझा रहा हूँ उनके शब्द। क्लासिफिकेशन जब आप करते तो ये चीज आप ध्यान रखें कि वॉल नहीं दिख रही है कोई बात नहीं, लेकिन बिना वॉल के उस पिक्चर का अस्तित्व नहीं है। आप उस खाली इस पिक्चर को देख के पिक्चर का नंबर नहीं बना सकते हो, आपको नंबर तो पहले वॉल का बनाना पड़ेगा। तो जब वॉल का नंबर बनाओगे पिक्चर का नंबर अपने आप बन जाएगा। ये बात को समझाने का तरीका है। रंगनाथन ने कहा कि जिस प्रकार से जब हम काम करते हैं, तो जब हम क्लास नंबर बनाते हैं, कुछ बातें ऐसी है जो कि हिडन है, लेकिन उन बातों को ढूंढना होगा, उनको पहचानना होगा, तो ही नंबर बनेगा। अन्यथा आप केवल चित्र को देखोगे तो आप नंबर नहीं बना सकते। किताब के कवर के ऊपर नाम लिखा हुआ है, गोदान। किताब के कवर के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ है, गोदान। कैसे बनाओगे आप, किताब के कवर पर नाम लिखा हुआ कटी पतंग, क्या पता कौन सी मेन क्लास, समझ में आता। किताब के मेन कवर पर लिखा हुआ ईदगाह, क्या क्लास नंबर बनाओगे, कौन सी मेन क्लास में जाओगे, 42 में कवर होगा। तो ईदगाह से कहाँ जाओगे आप, रिलीजन में चले जाओगे। लेकिन गलत है, क्योंकि किताब तो साहित्य की स्टोरी लिखी हुई हो, ईदगाह तो एक कहानी है, समझे ना। तो ईदगाह एक कहानी, गोदान मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी है। अब वो तो कहानी है ना, आप वो गोदान में कहाँ जाओगे भाई, गोदान में यूथ हस्बैंड में जाके गाय का नंबर बना दोगे, मेरी बात समझे आप। तो वो नहीं, तो रंगनाथन ने कहा कि आप तो ये तो जो दिख रहा है वो तो क्या चित्र है ना,
कहानी किसमें छुपी हुई? वॉल में। अगर वो साहित्य की किताब है तो आप देखें सबसे पहले तो साहित्य की भाषा कौन सी, दैट इज P1। साहित्य का प्रकार कौन सा है, P2। लिखने वाले ऑथर का जन्म वर्ष क्या है, P3। ये यदि उसका कार्य है तो उस कार्य का नंबर कितना है, तो P4। समझे मतलब? किस प्रकार से करेंगे तो आप वहां तक पहुंचेंगे, अन्यथा आप नहीं पहुंच पाएंगे, नंबर नहीं बना पाएंगे। क्लियर? वॉल पिक्चर क्या लिखा हुआ है उसको पढ़े। इस सिद्धांत के अंतर्गत किसी फैसेट के दो आइसोलेट के मध्य वरीयता क्रम का चुनाव करना होता है और उसका अंकन पहले निर्धारित करते हैं जिसकी आवश्यकता पहले होती है। वॉल और पिक्चर में से वॉल का अंकन क्या आएगा, पहले आएगा। पहले आप वॉल का अंकन लगाओगे, देन उसके बाद पिक्चर का अंकन तो सबसे बाद में लगेगा। कैसे लगाते हैं मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या लिखा हुआ ये, हैमलेट। हैमलेट एक ग्रंथ है, साहित्यिक ग्रंथ। खाली हैमलेट लिखा हुआ हो तो आप इसे क्लास नंबर थोड़ी बना सकते हैं। तो क्लास नंबर क्या बनेगा, ओ, खत्म कहानी। ये तो पिक्चर है, समझ रहे हैं आप? लेकिन जाना कहाँ पड़ेगा, इसके पीछे जाना पड़ेगा कि भाई ये ग्रंथ है कौन सी भाषा का है। बाहर तो पोस्टर लग रहा है ना हैमलेट का खाली, तो पिक्चर है। तो पिक्चर के पीछे पीछे ही कहानी जाओगे ना आप, तो पिक्चर के पीछे कहानी, तो आप यहाँ पर इसके अंदर जाएंगे, हम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, तो जब थोड़ा सा आगे गहराई में जाते हैं तो फिर क्या मिलता है हमें, ये मिलता है कि ये एक इंग्लिश ड्रामा है, किसने लिखा है, उसका जन्म कब हुआ। मिल गई तीन चीजें। तो इंग्लिश का नंबर क्या है, 111। ड्रामा का नंबर आप लगा देंगे, उसको लगा देंगे, तो ये आप यहाँ से फॉर्मूला लेकर आते हैं ना। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर है? वो लिटरेचर का फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर P1 P2 P3 P4। कॉमा कहाँ लगता है, मैंने ये भी बताया आपको कि P1 और P2 के बीच में लगेगा, 2 और 3 के बीच में लगेगा, और देन 3 और 4 के बीच में लगेगा। क्यों लगेगा ये भी मैंने आपको कहानी बता दी। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट है, जब इसका नंबर बनाते हैं अपन तो क्या आएगा, P1 P2 P3 P4 का मतलब क्या है। तो P1 क्या है, लैंग्वेज है, P2 फॉर्म है, P3 आपका ऑथर है, और P4 आपका वर्क है। जब आप नंबर बनाते हैं तो एक एक करके हम लोग नंबर बनाना शुरू करते हैं। जब नंबर बनाएंगे तो नंबर क्या बनेगा आपका, इसके अंदर इसका नंबर बनेगा O111 कॉमा 2J64। प्रिंटिंग मिस्टेक है, J4 नहीं J64। ठीक है, बन गया। तो इसको आप और अच्छा नंबर लिख सकते हैं, इसको पूरा आप अच्छा नंबर बनाना चाहें इसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसकी जगह आप लिख दें O111 कॉमा 2J64 कॉमा लगा के हैमलेट का क्या लिख दें आप, वर्क का नंबर। वर्क की संख्या न्यूमेरिकल दे रखी होगी आपको, और अगर संख्या न्यूमेरिकल नहीं दे रखी है तो आप अपने इच्छा से आप H भी लगा सकते हैं। बन गया? तो ये परफेक्ट नंबर बना। तो ये क्या नाम क्या था, ये तो यही काम आया खाली। ये तो क्या है, पिक्चर। ये क्या है, इसकी वॉल है। समझ गए आप? ये वॉल के ऊपर लगी हुई पिक्चर है, पहले वॉल का नंबर लगेगा, पिक्चर का नंबर अपना बन जाएगा, नहीं तो उसको वरीयता पहले वो आएगा तब बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। क्लियर? तो दिस इज वॉल पिक्चर, ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, इस एग्जांपल से आप ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेकंड क्या लिखा हुआ, हॉल ऑर्गन। अब हॉल ऑर्गन का मतलब ये होता है कि पहले आप हॉल का नंबर बनाए फिर ऑर्गन का नंबर बनाए। हॉल ऑर्गन का मतलब ये कि जिस चीज का आप नंबर बना रहे हैं उसका मूल रूप से संबंध किससे है। अगर उसका संबंध आप नहीं पहचानोगे तो उसका अंकन बनाने का कोई अर्थ नहीं है। समझे? तो आप जब तक मेन चीज पे नहीं जाओगे आप उसका नंबर बनाओगे। इज इट ओके? मैं उदाहरण देता हूँ आपको कई सारे, जैसे कि मेडिकल साइंस में कई सारी बीमारियों के हम नंबर बनाते हैं। आपने नंबर बना दिया डायबिटीज का, डायबिटीज का नंबर बनाएंगे तो डायबिटीज डिसऑर्डर है, किससे किससे संबंधित है, पैनक्रियास से संबंधित। ठीक है ना? पैनक्रिया का नंबर तो आप लाओगे नहीं क्योंकि टाइटल में दे नहीं रखा। आप डायरेक्ट डायबिटीज का नंबर ढूंढ के लगाओगे। क्लासिफिकेशन ये कहता है कि पैनक्रिया का नंबर पहले लगाओ, क्योंकि जो पैनक्रिया के बारे में पढ़ेगा वो डायबिटीज के बारे में। ओके? फिर जो लंग्स के बारे में पढ़ेगा वो निमोनिया के बारे में पढ़ेगा।
जो ब्लड के बारे में पढ़ेगा वही मलेरिया के बारे में पढ़ेगा। अब मलेरिया का नंबर बना दोगे, ब्लड का लिखेंगे तो किताब कहीं और चली जाएगी, समझ गए आप। पहले पहले किसका नाम बनाना चाहिए, पहले नहीं दे रखा है लेकिन वो होल है, ये ऑर्गन है, समझ गए आप। पहले होल का नंबर लगाओ, फिर आपके लगाओ ऑर्गन का नंबर लगाओ, तो ये काम करना है। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पर, इसको पढ़ें, क्या लिखा हुआ। इस सिद्धांत के अंतर्गत विषय में से मुख्य आधार को पहचानने के पश्चात उसके भाग का अंकन तैयार किया जाएगा। पहले मुख्य मुख्य जो चीज है उसको आपको पहले पहचान कर उसका नंबर बनाना जरूरी है। कैसे करेंगे, तो ये आपके एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। मैं 4 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, ये कॉलन से समझा रहा हूँ। क्या लिखा हुआ पहले, डायबिटीज। तो डायबिटीज का नंबर, जो डायबिटीज बीमारी है, डायबिटीज का नंबर जो है 4-6 है खाली, लेकिन नंबर क्या लगाया, 293 लगाया। तो 293 जो है पी पक्ष है, इसका नंबर है पेनक्रिया, ठीक है। ऐसे ही जॉइंटिस का नंबर जो है वो 453 है, लेकिन नंबर क्या बनेगा, L291, ठीक है। जॉइंटिस इज ए डिजीज ऑफ लीवर, लीवर का नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है, 291। जब मेडिकल साइंस खोलोगे आप, उसके अंदर पी पक्ष मिलेगा 291, मतलब क्या मिलेगा आपको, लिवर मिलेगा। तो रंगनतन का पहले लीवर का नंबर लगाओ, फिर जॉइंटिस का नंबर बनेगा। पहले पेनक्रिया का नंबर लगाओगे तो डायबिटीज का नंबर बनेगा। पहले आप ब्लड का नंबर लगाओगे 35 तो मलेरिया का नंबर बनेगा। और ऐसे ही आप क्या देखा, न्यूमोनिया देखा, तो पहले लंग्स का नंबर लगाओगे तो आपका न्यूमोनिया का नंबर बनेगा। इज इट ओके, बात समझ में आई। बाकी बीमारियां जितनी भी बीमारी का नंबर है, बीमारी का नंबर क्या है, 4 नंबर, 4, 4, 1, 4, 2, 4, तो ये सब बीमारियों की लिस्ट है। आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, 4-6 पे क्या दे रखा है, डायबिटीज देखा, 4-5-3 पे क्या दे रखा है, जॉइंटिस देखा, 4-2-6-1 पे क्या दे रखा है, मलेरिया देखा, और 4-2-4 देखा। लेकिन इससे पहले पी पक्ष भी आएगा, पहले होल का नंबर लगेगा, फिर ऑर्गन का नंबर लगेगा। नहीं तो किताब को अगर डायरेक्ट में लिख दूंगा तो किताब कोई और चली जाएगी। लेकिन जहां हम लिखेंगे L291, तो L29 तो लिवर का नंबर कितना है, L29, तो L291 वाली सीरीज में चला जाएगा। तो जो लिवर पड़ेगा वही क्या पड़ेगा, जॉइंटिस के बारे में पड़ेगा। सब सही जगह चलेगी ना लाइब्रेरी में। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द होल ऑर्गन, ये एग्जांपल से आप बात समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, काउ काफ प्रिंसिपल, ये बहुत सरल उदाहरण है आपका, बहुत सरल उदाहरण, काउ काफ प्रिंसिपल, ठीक है। दोनों के बीच में मैंने हाइफन लगा रखा है। काउ काफ मतलब गाय बछड़ा, समझते हैं। गाय बछड़े में क्या चीज होती है, गाय और बछड़े में क्या होता है, संबंध होता है कि भाई जहाँ जहाँ गाय वहां वहां बछड़ा, आप उनको आमतौर पर अलग नहीं कर पाते। तो बछड़ा क्या होता है, दिन भर गाय के साथ ही घूमता है, उसी के साथ रहता है। आप अलग करोगे तब भी अलग नहीं रहेंगे ना, बछड़ा अलग कर दोगे तो गाय आ जाएगी, गाय को अलग करो बछड़ा, तो वो कुल मिला के कहने का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दिखाई है इस बात के अंदर। रंगनाथन का जिस तरह के काऊ काफ में संबंध होता है, यानी कि आप उनको अलग नहीं कर सकते। आमतौर पे उनको एक साथ ही लिखा जाता है, एक साथ ही काम में लिया जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो आपको यानी कि 2 चीजें आ जाए, तो आप दोनों के बीच में हाइफन लगा के साथ में लिख दो, आप कुछ नहीं करना। जैसे क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन होगा तो कैटलॉगिंग होगा, कैटलॉगिंग होगी तो क्लासिफिकेशन पहले होगा जरूर। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग अगर एक साथ आ जाए तो दोनों एनर्जी फेसेट है, और एक ही राउंड की एनर्जी, अलग अलग राउंड होगा तब भी आप कॉलम अलग अलग लगा दोगे। एक ही राउंड में 2 चीज आ गई तो बीच में हाइफन लगा दो, क्लासिफिकेशन 51-55, 2 पी आ गए बीच में डैश लगा दो, 2 एनर्जी आ गई बीच में आप डैश लगा दो, 2 मैटर आ गए बीच में आप डैश लगा दो, समझे आप। एक साथ आ गए क्योंकि उनको अलग नहीं कर सकते, तो साथ में लिखना है, साथ में क्या लगा, डैश लगा दो। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन डिवाइस भी कहते हैं, एसआईडी। एसआईडी भी यही है, और पाव का प्रिंसिपल भी लिखे, आप देखिएगा पढ़ा हुआ क्या लिखा हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार दोनों ही वर्गों के अंकन एक साथ लिखे जाते हैं तथा उनके मध्य हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार गाय और बछड़े में संबंध होता है, उसी प्रकार आइसोलेट के मध्य भी संबंध स्थापित करने पर अंकन का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए कौन कौन सा लिखा हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड, क्या लिखा हुआ, 2 हाइफन हाइफन 5, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन के, एक क्या हुआ कैटलॉगिंग, दोनों एनर्जी है तो दोनों एक ही पक्ष में आ रही, तो साथ में आ रही, तो हमने क्या करा, 5-5 पे लिख, क्लियर। ये लिखने का तरीका क्लासिफिकेशन ऐसे लिखते हैं।
नेक्स्ट एक और जगह वर्किंग क्लास वुमन, वर्किंग क्लास भी पी पक्ष है और वुमन भी पी पक्ष है। अपने क्या करना, वाई 15 हाइफन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको चौथा प्रिंसिपल, इसका नाम याद कर लें वो अच्छी बात है। एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल, तो समझना होगा इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं। ये तो ये मिस प्रिंट है ना, ठीक है। एग्जाम्पल से ही बात समझेंगे, इस एग्जाम्पल को आप समझेंगे, एग्जाम्पल क्लियर होगा तो आपको ऑटोमेटिकली बात समझ में आ जाएगी। और मेरा उद्देश्य ये है कि एग्जाम में जो सवाल आपसे पूछा जा सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये चार प्रिंसिपल, चारों फैसेट सीक्वेंस के प्रिंसिपल हैं। इन चार में से आमतौर पे सवाल आता है, बहुत कॉमन है, इन चार में से एक हटा दे तो कुछ और लिख दे, ऑस्मोसिस का सिद्धांत लिख दे, कुछ और लिख दे, तो आपसे पूछेगा इसमें से क्या अलग है, तो काउ काफ हॉल ऑर्गन एक्टेन एक्शन एक्टर टूल प्रिंसिपल, है ना। और सबसे पहला वाला क्या पढ़ा आपने, वॉल पिक्चर, ये सब एक है। तो इनमें से किसी एक को हटाकर किसी दूसरे को जोड़कर सवाल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो तीन तो समझ में आ गए, चौथे का क्या मतलब है, चौथा मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चौथे के अंदर आप देखें, सबसे पहले क्या देखा है, एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल, चार शब्द, ठीक है, चार शब्द है। एक्टेंड, ये जो लिखा हुआ ना ACTANT, एक्टेंड वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा हो, जिस पर कार्य किया जा रहा है, वो क्या है आपका एक्टेंड। सेकंड क्या है आपका एक्शन, मतलब क्या हो गया, कार्य। ये तो ये कि जिस पर किया जा रहा हो, क्या लिखेंगे इस पर आपका, जिस पर, है ना। तो जिस पर किया जा रहा हो, किया जा रहा है, समझ रहे। फर्स्ट वो क्या कहलाएगा आपका एक्शन का। सेकंड क्या है, एक्शन का मतलब क्या हो गया, समझे, करने वाला कौन होता है, ठीक है। एक्टर मतलब करने वाला, है ना, जो कार्य कर रहा है, कर्ता, है ना। क्या कहते हैं एक्टर, क्या बोलते हैं, कर्ता। वो जिसके माध्यम से कर रहा है तो क्या बोलते हैं अपन, टूल, मतलब क्या हो गया, माध्यम। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हम लोग किसी बात करें, सबसे पहले एक्टेंड, एक्टेंड का मतलब जिस पर किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है आपका एक्शन, कार्य करने वाला, एक्टर, और जिसके माध्यम से कर रहा है, ठीक है। उदाहरण समझेंगे, ये बात तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या देखो, क्या लिखा हुआ है, ये एक टाइटल है, ये केवल एक ही टाइटल देखा, और ये टाइटल प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब के अंदर रंगनाथन ने खुद इस टाइटल को दिया है समझाने। रंगनाथन का अगर आपके पास ऐसा टाइटल हो, पहला तो नंबर क्या देखा, चरखा, चरखा तो क्या है, ये कोई टूल है ना, चरखा, है ना। करने वाला कौन है, ये कौन है, ये जो कार्य, मतलब क्या हो गया, ये क्या है आपका, क्लियर। और जिस पर किया जा रहा है, ये क्या हो गया आपका, इज इट क्लियर। ये एग्जाम्पल बना बना एग्जाम्पल है, रंगनाथन ने खुद लिखा है इस एग्जाम्पल को, इस बात को समझाने। तो प्राथमिकता किसको आएगी, एक्टेंड एक्शन एक्टर टूल, समझ गए आप। सबसे पहले किसको लिखूं, एक्टेंड, एक्टर मतलब क्वार्टर का नंबर लिखना है, क्वार्टर का नंबर अपने लिखा, क्वार्टर के लिए जाना, ये मेन क्लास, मेन क्लास क्या, M7, M7 का मतलब क्या है, टेक्स्ट टाइप, ठीक है। मेन क्लास हो गई, मेन क्लास टेक्सटाइल में जाओगे तो एक नंबर पे क्या मिलेगा आपको, कॉटन। एक नंबर क्या है आपका, तो कौन सा है एक नंबर, क्या है आपका, पी पक्ष दिखेगा, ठीक है। मेन क्लास पे जाना ही पड़ेगा। तो देखा है कॉटन स्पिनिंग चरखा गर्ल, ये
क्लास कौन सी होगी आपकी? तो टेक्सटाइल क्लास होगी। आप चले गए एम के अंदर, यूजफुल आर्ट में जाओगे आप, यूजफुल आर्ट एम, एम में भी M7 टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में भी 1 नंबर मतलब कॉटन। पी पक्ष ले लिया तो हो गया। मेन क्लास तो क्या बन गई आपकी? M71 बन गई आपकी। M71 क्या हो गया आपका? तो ये हो गया, क्या हो गया? एक्टेंड हो गया। अब सेकंड नंबर किसका है? एक्शन मतलब क्या करेगा? स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या है? बेसिकली एनर्जी। तो स्पिनिंग का नंबर जब आप ढूंढते हो तो क्या मिलता है? स्पिनिंग का नंबर मिलता है 2। यहाँ पे 2, तो 2 लाके जोड़ूंगा, किसमें जोड़ूंगा? यहाँ पर कॉलम के साथ क्या जोड़ूंगा? समझ? 2 हो गए। अब तीसरे नंबर पे क्या है? एक्टर। एक्टर कौन है? अब गर्ल का नंबर तो मिलते ही नहीं वहां पर, गर्ल का नंबर वहां नहीं मिलता। गर्ल का नंबर कहाँ मिलता है आपको? गर्ल का नंबर कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर दे रखा है। किसमें मिलेगा आपको? साइकोलॉजी में मिलेगा। किसमें मिलेगा? साइकोलॉजी में। एस क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? S25 नंबर दे रखा है। साइकोलॉजी में नंबर मिलेगा आपको, उसमें उस मेन क्लास में नहीं। यूजफुल आर्ट में आपको गर्ल का नंबर नहीं मिलता। गर्ल का नंबर ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे आप? साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी में गर्ल का नंबर लिखा, गर्ल का, मेन का, वुमेन का, सबका नंबर लिखा। गर्ल का नंबर वहां मिलेगा। अब किसी दूसरी क्लास में जब अपन उठा के अगर किसी क्लास में लाते हैं तो उसको कैसे जोड़ना पड़ता है अपने को? ब्रैकेट में। क्यों? ये क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। इज इट ओके? इसलिए मैं लेकर आया तो मैंने क्या करा? गर्ल को जोड़ा यहाँ पर, गर्ल को जोड़ूंगा। ये तो गई आपकी मेन क्लास है ना, ये इसकी एनर्जी। ये लेकर आया, ये किसका है? सब्जेक्ट डिवाइस। हो गया। अब चौथी चीज क्या बची? टूल मतलब क्या है? चरखा। चरखा का नंबर कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। किसी भी क्लास का तो चरखे का नंबर दे ही नहीं रखा, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं। जब किसी चीज का नंबर नहीं देते तो अपन क्या काम में लेते हैं उसको? अल्फाबेटिकल डिवाइस लगाते हैं ना। कोई मारुति का नंबर नहीं था तो आपने क्या करा? बासमती का नंबर नहीं था तो आपने बी लगाया। समझ गए आप? एटलस का नंबर नहीं था, चरखे का नंबर नहीं है तो क्या करोगे? सी लगा दो। ये सी लगा दिया, तो ऐसे करके आपका ये पूरा नंबर बन गया। ये नंबर आपको बना है, लेकिन इसके अंदर प्रिंसिपल कौन कौन सा काम आ रहा है? एक्टेंड, एक्शन, एक्टर, टूल, प्रिंसिपल का ये उदाहरण। क्लियर? सवाल ये मैंने क्यों बताया आपको? ये एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल को करने के पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको वो बता रहा हूं। पहली बात तो ये कि सवाल मैंने आपको दे दिया, प्रेसिडेंसी ऑर्डर वाला अगर आपके पास सवाल आ जाए, 4 आपको दे दे, पूछ ले कौन सा क्या था, बता सकते। दूसरी बात ये, आपसे ये सवाल पूछ ले कि इसमें से कौन सा फैसेट सीक्वेंस का फॉर्मूला है, ये इसका सही नाम क्या है? एक्टेंड, एक्शन, एक्टर, एक्टर, एक्शन, एक्टेंड, एक्टेंड, टूल, चार चार शब्द ना, चारों को घुमा के पूछ ले आप, गारंटीड है। अगर ये एग्जाम्पल नहीं ध्यान हो तो फिर वो नाम याद नहीं रहेगा। सबसे पहले क्या आएगा? एक्टेंड, जिस पर, तो कॉटन, तो कॉटन स्पिनिंग हो रही है, सेकंड नंबर पे एक्शन आ रहा है। कौन कर रहा है? गर्ल, लड़की कर रही है। तो किससे कर रही है? तो चरखे से कर रही है, तो टूल है वो। इज इट ओके? ये एग्जाम्पल मैंने केवल ये रंगनाथन ने एग्जाम्पल दे रखा है और इसको समझाने के, तो दोनों बातें हो गई। अपने एग्जाम्पल भी समझ लिया और एग्जाम्पल के साथ मेरा उद्देश्य ये है कि ना एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहले एक्टेंड आएगा, तो एक्टेंड तो लिख दोगे आप, कंफ्यूजन होता है उसमें, एक्शन, एक्टर, एक्टर, एक्शन, समझ ना? तो एक्टर, एक्शन, तो पहले क्या आएगा? पहले एक्शन आएगा तो फिर एक्टर आ रहा है। गर्ल का नंबर आपको दिमाग में आ जाएगा ना, गर्ल का नंबर अपन कहाँ से लाए थे? अपन साइकोलॉजी से लाए थे, तो वो बाद में आया था। स्पिनिंग का नंबर अपन ने पहले लगाया, तो एक्शन पहले है, एक्टर बाद में है, और लास्ट में चरखे का नंबर सी लगाया, मतलब वो टूल लास्ट। तो इस एग्जाम्पल से सिर्फ आपको ये चारों के इस सूत्र का नाम याद रह जाएगा, बस ये मेरा उद्देश्य। क्लियर? और इसी के साथ आपका कंप्लीट है। दिस इज द कॉलम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 वर्गीकरण पद्धतियां आपने पढ़ी सफलतापूर्वक। एक आपका डीडीसी, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, आपको यूडीसी, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, और सीसी यानी कॉलम क्लासिफिकेशन। ठीक है, पेपर में आपको दे दूंगा, टेस्ट पेपर में पास है। आपने अभी तक एक टेस्ट किया है ना, आपको सेकंड थर्ड वो भी पेपर दे दे तो आपके पास रहेंगे ना, आप अपने साथ ले जाइए, आपके पास रखिए, जैसे जैसे होता रहेगा आप उसको करते रहना अपने साथ। ठीक है ना? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50-50 क्वेश्चन के 5 सेट है, यानी 250 क्वेश्चन है। तो 250 क्वेश्चन आपका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम ए टू जेड सब कंप्लीट करना है। 250 सवाल है, लेकिन 250 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कहा, 1000 सवाल बराबर है। आपने किए भी होंगे, आपको लेवल पता चल गया होगा उसको।
जो सवाल आप कर रहे हैं उसी सवाल को 4 तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो वो आपका क्वेश्चन बैंक आप कंप्लीट है वो कर लीजिएगा। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर क्लासिफिकेशन कॉलन कंप्लीट हो गया। क्लासिफिकेशन के अंदर 2-3 चीजें और बाकी है, तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस। हाँ जी।